बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। एक नया खूबसूरत दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जो नसीब हो जाए वो बड़ी नेमत और उसका शुक्र रब के आगे बजा लाते हैं कि रब ने हमें एक नई सुबह नसीब की और अल्लाह करे कि इस दिन को हम बेहतर तरीके से गुजार सकें, मस्बत अमल कर सकें और अपनी ज़बान से और अमल से दूसरों को फ़ायदा पहुँचा सकें और ख़ुद भी जो है वो लोगों से बेहतरी की उम्मीद रखते हैं। सो आज के लिए बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए और यही कहूँगी कि आज का दिन आप सबके लिए अच्छा गुजरे। हमेशा की तरह मेरे प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक हम अपना जो पहला सेगमेंट होता है वो कोशिश करते हैं कि वो हेल्थ के हवाले से ही रखा जाए। जो मुख्तलिफ़ बीमारियाँ हैं, जो मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स हैं, नित नए मसाइल, नित नई बीमारियाँ आपके सामने आ रही होती हैं सेहत के हवाले से, तो हम भी मुख्तलिफ़ लोगों को कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जा सके और कुछ अवेयरनेस जो है वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक पहुंचाई जा सके। आज भी एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद हैं जिनसे आज हम बात करेंगे उस ख़ास चीज़ के बारे में जो अगर रगों से निकल जाए तो शायद ज़िंदगी की डोर जो है वो टूट जाती है। हम सांसों का जिक्र करते हैं, सांस बड़ा इम्पॉर्टेंट है, आप ब्रीथ करते हैं, लेकिन ये प्रोसेस चल कैसे रहा होता है जब आपकी रगों में खून दौड़ता है। तो ये जो ब्लड है, ये खून है जो हमारी बॉडी में मौजूद है, आखिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये मैं और आप बहुत बेहतर तरीके से शायद जानते भी हैं और शायद इसका एक और लेवल भी है जिसे जानकर समझकर हम इस नेमत का भी जो है वो रब के आगे शुक्र करेंगे कि ये ख़ास चीज़ है और ये एक ऐसी ख़ास चीज़ है जो एक जिस्म से दूसरे जिस्म में ट्रांसफ़र की जाती है। खून बनाया नहीं जा सकता, ये एक ऐसा तोहफ़ा है जो आप किसी दूसरे को देते हैं। इस पर भी इंशाल्लाह हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और जब हम खूबसूरती की बात करते हैं, अगर आपकी बॉडी में जो ब्लड मौजूद है वो प्योरीफाई ना हो या आपको कोई ब्लड का डिज़ीज़ हो तो फिर चाहे आपका चेहरा हो, आपके बाल हों, हर चीज़ ख़राब होने लग जाती है, मुरझाने लग जाती है। तो आज ब्लड के हवाले से जो है वो इंशाल्लाह प्रोग्राम में बात होगी। अक्सर ख़वातीन इवन के मर्द भी जब अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं तो हीमोग्लोबिन बहुत कम आ रहा होता है, उसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है, ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। और अपनी फील्ड में माशाल्लाह से बहुत माहिर है, मेरे साथ मौजूद हैं, ये क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट हैं और हेमाटोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर सलमान ज़फ़र। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह। अच्छा, अब जो मैं अगर आपसे बात करूं, पहले तो एक जनरल फिजिशियन ही हुआ करते थे जो सब चीज़ें, अब तो कैंसर के लिए अलग जो है डॉक्टर है मौजूद। अब जिस तरह आज मैं फ़र्स्ट टाइम किसी हेमाटोलॉजिस्ट से मिल रही हूँ, इससे पहले मेरी मुलाकात नहीं रही कि हम इस बारे में जान सकें और मैं भी बड़ी खुश हूँ कि आज हमें पता चलेगा। डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइए कि आपने तो खून के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, तो आखिर ये खून है क्या चीज़ और ये इंसानी जिस्म के लिए डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसकी कुछ वैल्यूज़ हमें समझाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे यहाँ इनवाइट किया। देखिए, ब्लड जो है वो इट्स एन ऑर्गन लाइक लीवर, हार्ट। ब्लड इज़ लाइक एन ऑर्गन एंड इट्स वर्क्स लाइक एन ऑर्गन। बट ब्लड की जब हम बात कर रहे होते हैं ना, तो ब्लड इज़ इन ए लिक्विड स्टेट। ठीक है। और उस ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। ब्लड को हम लोग दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। एक इसका प्लाज्मा कंपोनेंट होता है, लिक्विड पार्ट, दूसरा इसका सेलुलर कंपोनेंट होता है जिसके हम सेल्स होते हैं लाइक आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड टीएलसी, ल्यूकोसाइट्स वगैरह एंड डिफरेंट प्रोटीन्स इसके अंदर होते हैं। इस प्लाज्मा लिक्विड पार्ट को और सेलुलर पार्ट को कंबाइन करके हम लोग उसको ब्लड का नाम देते हैं। और ये ब्लड इट गिव्स लाइफ टू, ये इज एसेंशियल है हमारी सर्वाइवल के लिए। इससे हमारी पूरी बॉडी की जितनी भी सप्लाई है, लाइक न्यूट्रिएंट्स की, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के अंदर लेके जाना एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड के वापस लेके आना, जस्ट इज डन बाय द ब्लड। जितने हमारे एसेंशियल सप्लाईज होती हैं विटामिन्स की, मिनरल्स की, ये लाइक अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अच्छा, ये जो अगर मैं ये जो ट्रांसपोर्ट के सिस्टम की बात करूं, तो ये जो हाईवेज और वेज होते हैं, ये हमारी वेन्स होती है ना, ये सड़कों का काम कर रही होती है ना, जिनके थ्रू ब्लड आपका जा रहा होता है। अगर आप जिस तरह आप जितने लोग हैं, अगर आप अपने हाथ पर आप देखें, आपकी जो आप रिस्ट जो है आपकी, यहाँ पर आपको ब्लू वेन्स नज़र आ रही होंगी और कुछ वेन्स ऐसी होती हैं जो आप देख नहीं पाते। डॉक्टर साहब, मुझे ये समझाइए, जो ब्लू वेन्स हैं, बाकी जो वेन्स होती हैं, इनमें कौन सी वेन क्या काम कर रही होती है ब्लड को ले जाने का, कौन ऑक्सीजन को लेकर आ रही होती है? देखिए, ब्लड जो है ना, वो ब्लड जो है वो हार्ट से स्टार्ट होता है। हार्ट इज़ अ पंपिंग स्टेशन, ठीक है ना। हार्ट जब वो पंप कर रहा होता है, जब वो, तो वो जितना भी ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड
वो आर्टरी के अंदर आ जाता है, ठीक है। और वो आर्टरी के थ्रू आके पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है, जहाँ जहाँ उसने ऑक्सीजन देनी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड देनी होती है, साथ साथ जो न्यूट्रिएंट देने होते हैं, जो सप्लाई काम करते हैं, वो पूरा बॉडी के अंदर सर्कुलेट करके फिर वो कैपिलरीज, आर्टरीज, देन वेन्यूल्स एंड वेन्स, फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो वेन्स के अंदर आ जाता है। Alright. फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग के थ्रू होता हुआ प्योरीफाई होता है, ऑक्सीजनेट होता है, देन अगेन कम्स इनटू द हार्ट, फिर वो वापस कम कर देता है। तो ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है बॉडी का। अच्छा, नॉर्मली जो एक बड़ी आम सी जो चीज़ जो ब्लड के लिए टेस्ट किया जाता है वो हीमोग्लोबिन का टेस्ट किया जाता है। जो नॉर्मल, अगर मैं आपसे जानूं, अगर मैं एवरेज एशियंस की बात करूं या अपने पाकिस्तान में बात करूं, डॉक्टर साहब क्या 11 और 13 के बीच है, या क्या आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई स्टडी वैसी है नहीं जो हम लोग मेजर कर सकें। जो भी हमारी बुक्स अवेलेबल हैं वो ज़्यादा जो स्टडीज़ हुई हैं वो यूरोपियन उसमें हो रही हैं, दो वो 45 गज़ा खाते हैं। हाँ। पाकिस्तान के अंदर अगर फीमेल के अंदर हमें 11-12 भी मिल जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है, और मेल के अंदर हमें 13-14 हमारे पास एक्सेप्टेबल है। अच्छा, ये तो आप कह रहे हैं मिल जाए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि एवरेज जो है वो ख़वातीन में हीमोग्लोबिन जो है वो 11 से 12 होना चाहिए एक हेल्दी बॉडी के लिए, और आप मर्दों के लिए कह रहे हैं कि 13 से 14 जो है एक अच्छा हेल्दी एवरेज है पाकिस्तान में। वो इसी डाइट हमारे पास डिफरेंट है, वो एनवायरनमेंट का मसला है, वो ऐसी फोर्टिफाइड गज़ा हमारे पास नहीं आते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से। अच्छा, ये फैक्टर्स जो हैं लाजमन इनको भी डिस्कस करना होगा कि आखिर क्या वजह होती है जिसकी वजह से जो है वो खून नहीं बन रहा होता। मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल लोग बताते हैं कि आप इन सब्जियों का इस्तेमाल करें, ये जूसेस पिएँ, या आप कलेजी का इस्तेमाल करें। इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनको खून बनाने के लिए इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब, डू यू थिंक कि ये सारी चीज़ें खून के बनाने में मददगार साबित होती हैं? बिल्कुल जी, जो स्पेशली जो एप्पल है और नाशपाती है और जो कलेजी आप जिक्र किया आपने, इसके अंदर आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो ये आयरन जो है ये बॉडी में जाने के बाद फ़ौरन एब्जॉर्ब भी हो जाता है। हमें वो डाइट लेनी चाहिए आयरन की जिसकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो, जिसकी एब्जॉर्प्शन पावर ज़्यादा हो। आप जो ग्रीन वेजिटेबल्स है लाइक पालक है, चौलाई है, उसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन ग्रीन वेजिटेबल्स जी, पालक जो कैबेज वगैरह जो है, चौलाई सब्ज़ी आती है, उसके अंदर आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी एब्जॉर्प्शन इतनी ज़्यादा नहीं है। तो हमें जो एप्पल है, नाशपाती है, डेट्स हैं, एंड बेरीज हैं, ये इनमें आयरन कंटेंट ज़्यादा है और ये एब्जॉर्ब भी अच्छा हो जाता है फ्रॉम इंटेस्टाइन। ये एब्जॉर्ब के ब्लड के अंदर जल्दी डिजॉल्व हो जाता है, तो बॉडी को जल्दी आयरन स्टोर कंपनसेट हो जाता है। ओके, राइट। तो आप ये कह रहे हैं कि जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, पालक है या हरे पत्ते की हैं, वो भी बहुत बेहतर होती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर यह है कि आप फ्रूट्स के ज़रिए जो है वो अपने खून बनाने के अमल को बेहतर कर सकते हैं। एप्पल का जिक्र किया इन्होंने, नाशपाती का जिक्र किया, स्ट्रॉबेरीज़ है, चेरीज़ के बारे में कहा जाता है, बेरीज़ के बारे में कहा जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम चीज़ें हमारे मुल्क में हर मौसम के हिसाब से मौजूद होती हैं। डॉक्टर साहब, आम के लिए भी कहते हैं कि जो आम है वो खून बनाता है। अब ये मैं ना कोई रिसर्च है ना कुछ है, मैंने सुना है, ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं। आम का इसमें कोई ऐसे वो खास वो नहीं है। अच्छा। आम शुगर आपको लेवल तो बढ़ा सकता है, लेकिन आयरन स्टोर जो है, क्योंकि ब्लड की बेसिकली हमें आयरन बढ़ाने के लिए हमें आयरन चाहिए होता है, ठीक है। तो आयरन आप वो खुशी हो सकता है खून बढ़ जाए आम खाने से, खुशी बढ़ जाए, लेकिन उससे आपका शुगर लेवल जरूर बढ़ सकता है। हाँ। लेकिन आयरन बढ़े ना बढ़े ये थोड़ा डिबेटेबल है। ओके, राइट। अच्छा, जब डिबेट की बात आई तो मैं यहाँ दो चीज़ें आपसे जानना चाहूँगी। हम अक्सर लोगों को जब वो गुस्सा कर रहे होते हैं या किसी परेशानी में होते हैं तो हम उसको कहते हैं कि क्यों गुस्सा कर रहे हो, अपना खून जला रहे हो, मत परेशान हो, अपना खून मत जलाओ। और एक जब खुशी का मौका होता है तो हम कहते हैं खुशी से मेरा खून जो है वो बढ़ गया। ये जो दोनों टर्म्स यूज़ की जाती हैं, मेडिकली इनकी कोई हैसियत है कि एक शख्स अगर डिप्रेशन में है या बहुत एंजाइटी में या गुस्सा बहुत करता है तो उसका खून जलना शुरू हो जाएगा? टेंशन में जब बहुत से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, लाइक बहुत से हार्मोन्स है जो कि हमारे जो है ना ब्लड के लेवल को थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है। और खुशी में जो है हमारे बहुत से हार्मोन्स रिलीज होते हैं लाइक एड्रेनलिन वगैरह, वो जो है ना हमारे लेवल को थोड़ा सा बॉडी जो बून में के अंदर जो पोटेशन हो रही होती है वहाँ जाके हार्मोन्स काम करते हैं, वहाँ से उसकी पोटेशन थोड़ा अपग्रेड कर देते हैं। तो ये कहते हैं आप गुस्सा करेंगे तो आपको आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आपको टेंशन होगा, एंजाइटी होगी, तो ये
थोड़ा पोटेशियम हो जाके स्लो हो इसमें जाता है। साइंस जो है वो इत्तेफाक करती है आम बातों से, राइट। तो इसलिए गुस्सा मत करें, गुस्सा करने से आप अपनी हेल्थ भी ख़राब कर रहे होते हैं, रिश्ते भी ख़राब कर रहे होते हैं और अपना खून भी जला रहे होते हैं। ये तो आम टर्म है कि आप जला रहे हैं, बट आप कह रहे हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बॉडी पर हो रहे होते हैं। ये आपने कुछ चीज़ें बताई जिनका इस्तेमाल करके, ये फ्रूट्स हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब आप फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब कुछ लोग मेडिसिन का भी इस्तेमाल करते हैं जिनका हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है। मैं स्पेशली यहाँ बात करना चाहूँगी उन ख़वातीन की जिनका हीमोग्लोबिन, आपने भी ऐसी रिपोर्ट्स देखी होंगी 7-8 हीमोग्लोबिन आ रहा होता है और फिर उसकी वजह से कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो क्या मेडिसिन का इस्तेमाल भी इसको वो कम करता है? देखिए हीमोग्लोबिन मेडिसिन, हम जब हीमोग्लोबिन जब लो होता है 11 से नीचे जाएगा, 10, 9, 8, 7 नीचे जा रहा है ना, सबसे पहले हमें इसकी कॉज देखनी होती है, इसकी कॉज क्या है। फिर जब तक आपको कॉज पता है आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। सेकंड, चलिए आपने कोर्स मालूम भी कर लिया, अब आपने उसकी ट्रीटमेंट अगर देनी है तो इस हीमोग्लोबिन लेवल को एनहेंस करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। ठीक है। या तो आप ड्रग के थ्रू करें, वेनिफर आता है, जेटोफर आता है और फेसल्फेट्स आते हैं, या फिर आप जो है ना ब्लड लगाएं उसको, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें। तो अगर हीमोग्लोबिन 7 से नीचे जा रहा है, 6, 5, तो फिर आप मेडिसिन में देंगे तो उतनी जल्दी रिकवर नहीं होगा। तो यू हैव टू रिकवर द पेशेंट अर्ली एज सून एज पॉसिबल। तो फिर हमें ब्लड लगाना होता है। उससे नीचे 7, 8, 9 है तो फिर आप वेनोफर इंजेक्शन का शॉट लगा दें, उससे आपको 1 ग्राम 1.5 ग्राम इनकी इनमेंट मिल जाएगा आपको। अच्छा, अगर मैं फैक्टर्स जानूँ, मैं रीज़न जानूँ कि आखिर जिस्म में खून की कमी की वजूहात क्या बनती हैं, तो डॉक्टर साहब जो हमें बड़ी चीता चीता नज़र आती है, अक्सर लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें ब्लड बहुत ज़ाया हो जाता है, या इवन प्रेगनेंसी में ख़वातीन के साथ इस तरह के बड़े मसाइल होते हैं कि ब्लड की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और क्या मेनली फैक्टर्स जो आपने रिपोर्ट किए या साइंस बताती है कि इन वजूहात की वजह से जिस्म में खून की कमी होती है? देखें, इसमें इस जो कॉजेज़ को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं इन एक्यूट एंड क्रॉनिक कॉजेज़। ठीक है। एक्यूट के अंदर जैसा अभी आपने कहा कि उसमें गन शॉट का कोई केस आ जाए, कोई आईटी आ जाए जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो जाए, या कोई सर्जिकल या कोई गायनिकोलॉजिकल प्रोसीजर हो जाए, मैनिपुलेशन हो जाए जिसके अंदर कोई आर्टिक होती है, तो उसमें ये एक्यूट इमरजेंसी होती है। क्रॉनिक के अंदर जो मिलती है हमें कोई पेप्टिक अल्सर, कोई लेके बैठा हुआ मैदे का अल्सर है, वहाँ से ब्लीडिंग हो रही होती है, या इंटेस्टीन के अंदर कोई ब्लीडर है, वहाँ से उसके स्लोली जो है ना ब्लड लॉस हो रहा है, उसको पता नहीं चलेगा। इंटेंशनली कभी वो उसका स्टूल करा ले या कुछ टेस्ट करा ले तो वो डायग्नोस होता है कि इसमें से ब्लड लीक हो रहा है उसके अंदर से, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, पेशेंट को पता नहीं चलता। इसमें एक और चीज़ भी फैक्टर रहती है जो थोड़ी हमारी सोसाइटी से है, स्पेसिफिकली यंग गर्ल्स, वो डाइट कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है। और इतनी ज़्यादा डाइट कॉन्शियस होती हैं डाइटिंग के चक्कर में कि वो जो एसेंशियल डाइट्स वो भी लेना बंद कर देती हैं। तो जहाँ बाहर जिस्म है ना, जिस्म इज द होल बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, और सेल इज लाइक अ फैक्ट्री। ठीक है। उसको ग़िज़ा चाहिए, फ्यूल नहीं देंगे जब तक आप, तो एसेंशियल एलिमेंट्स स्पेसिफिकली आ जाए। जब आप जो है ना ऐसी इस पर बहुत ज़्यादा डाइटिंग पे आ जाओगे, आप स्ट्रिक्ट डाइटिंग करना शुरू कर दोगे, आप हर चीज़ खाना छोड़ दोगे, तो फिर आपकी बॉडी के अंदर आई स्लोली एंड स्लोली जो बॉडी स्टोर से आयरन के वो डिक्रीज होने शुरू होंगे। अच्छा, यहाँ जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं ये उन लोगों के लिए डेफिनेटली ख़ास बात है जो फाकों पर चले जाते हैं। बहुत समझदार लोग हैं जो डाइट करते हैं तो उनका चॉइस ऑफ फूड बेहतर हो जाता है, वो एक आम बंदे से ज़्यादा खा रहे होते हैं, वो जूसेस ले रहे होते हैं, वो दूध का इस्तेमाल करते हैं, दही खाते हैं, फ्रूट्स इस्तेमाल करते हैं, उनकी स्किन अच्छी हो जाती है, फैट ख़त्म हो जाता है और बॉडी बहुत एनर्जाइज हो जाती है। डॉक्टर साहब, 2 लोग डाइट करने वाले और आप दोनों को देखें, एक जो फाका करता है और एक बहुत खाता है लेकिन हेल्दी खाता है, दोनों में बड़ा फर्क होगा। जी, वो न्यूट्रिशनल से मिलने चाहिए मैं कि वो आपको डिसाइड करेंगे आपने कौन सी ग़िज़ा लेनी है, कौन सी नहीं लेनी आपको, ताकि, लेकिन हमारे ऐसा कोई सिस्टम हमारे यहाँ है नहीं। हम लोग जब बस वो फाके पे आ जाते हैं, डाइटिंग को समझते हैं कि फाका, वो चक्कर में स्पेशली हमारे यंग गर्ल्स हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो फिर उनको ये हीमोग्लोबिन खून की कमी के प्रॉब्लम्स उनको क्रिएट होता है। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि कुछ मेन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से खून की कमी हो सकती है आपके जिस्म में। एक शख्स के जिस्म में ब्लड की कमी हो रही है तो या तो एक तरीक़ाकार ये है जो आप टेस्ट कराएंगे, डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा, आप जाके हीमोग्लोबिन चेक कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त क्या कंडीशन है। लेकिन आपको क्या सिम्टम्स फील हो रहे होते हैं कि मेरे जिस्म में जो है वो खून की कमी है तो मुझे जाके आया डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कुछ अलामात होती हैं उसमें? ये होगा कि जैसे मैंने कहा ना, खून का काम होता है ऑक्सीजन को लेके जाना, और ऑक्सीजन हमें चाहिए होती है मसल्स को जब एक्सर्शन कर रहे होते हैं।
जब हम कोई भी ऐसा काम करें तो उसमें हमें सांस फूलने लगे, अच्छा वीकनेस डॉक्टर, हो। मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मुझे एक ब्रेक लेना है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो ये बहुत ख़ास पॉइंट है कि आखिर अलामत क्या होती है जब आपके जिस्म में खून की कमी होना शुरू हो जाए, तो उसकी अलामतों पे बात होगी इस ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाजरीन। डॉक्टर सलमान ज़फ़र हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम खून की बीमारियों के हवाले से जो है वो बात कर रहे हैं कि अक्सर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि जिस्म में खून की कमी हो जाती है। डॉक्टर साहब अभी ब्रेक में भी यही बात कर रहे थे कि मैंने पूछा इनसे कि क्या ड्रग्स लेना, मेडिसिन का इस्तेमाल करना सेफ़ है। उन्होंने कहा मजबूरन तो डेफिनेटली डॉक्टर भी एक ज़िंदगी बचाने के लिए उन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल कराते हैं, बट आप इस लेवल तक पहुँचे ही क्यों? पहले ही आप अपने लाइफस्टाइल को ऐसा रखें, इस तरह के न्यूट्रिशन लें, इस तरह की ग़िज़ा लें जिसमें आयरन भी मौजूद हो और जो आपकी बॉडी में किसी तरह की कमी ना पैदा करे कि फिर आपको मेडिसिन और बाकी तमाम चीज़ों की तरफ जाना पड़े। डॉक्टर साहब, इस पर आपसे सवाल मैंने ये किया था कि अलामत क्या होती है जब जिस्म में खून की कमी होने लगती है? जैसे इसमें जो पहली अलामत है वो है वीकनेस एंड ब्रेथलेसनेस, सांस का फूल जाना। ज़रा से भी ऑर्गेनाइजेशन करें, कोई काम करें, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ें तो सांस फूल जाना, वीकनेस होना, कमज़ोरी करना, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रीनियस काम करें तो आपका सांस फूल जाना। तो ये अलामत बताती हैं कि कुछ समथिंग इज़ रॉन्ग विद मी। तो फिर जब मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा तो ऑब्वियसली वो मुझे कंप्लीट ब्लड काउंट में CBC एडवाइस करेगा। उसके अंदर मेरी पूरी ब्लड की पिक्चर आ जाएगी कि मेरा हीमोग्लोबिन लेवल कहाँ खड़ा हुआ है। उस हिसाब से फिर हम उसकी ट्रीटमेंट और कॉज पे चले जाते हैं। राइट। अच्छा, क्या डॉक्टर साहब जिन लोगों के जिस्म में खून की कमी होने लगती है उनकी मुख्तलिफ तरह की, जिस तरह कुछ अलामत आपने बताई कि कुछ लोगों का जिस्म फूलने लग जाता है, वो जिस्म मोटापा तो ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रहा होता है लेकिन वो जिस्म ठोस नहीं होता। आप फिंगर पॉइंट करेंगे तो वो ऐसा लग रहा होता है स्वेलिंग हो रही होती है। क्या जिस्म का बेजा फूल जाना भी, स्वेल हो जाना भी खून की कमी की अलामत नहीं, होता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। वो किसी और पैथोलॉजी की वजह से उनको हो रहा होगा, एडिमा लाइक कुछ हो रहा होगा, फ्लूइड एक्युमुलेशन हो रही होगी। अगर बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन लेवल कम हो रहा है तो पेशेंट कभी फूल नहीं सकता। वो वीक हो जाएगा, थीन एंड लीन हो जाएगा, लेकिन वो फूलना जो है वो किसी और कॉज को जो हो सकती है, लेकिन खून की कमी की वजह से कोई ऐसी कोई नहीं कि बंदा जो मोटा हो जाएगा या फूल जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, एक और जो ख़ास इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज के शो में डिस्कस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो अभी इंट्रो में भी हम बात कर रहे थे, हम खून की बात करते हैं। ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिनके किसी एक्सीडेंट की वजह से, डॉक्टर साहब ने कहा गन शॉट की वजह से, कोई गायनी का प्रॉब्लम है उसकी वजह से, या किसी और रीज़न की वजह से, या हम अगर बात करें यहाँ पर थैलेसीमिया के पेशेंट्स की जिनकी ज़िंदगी ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन से चल रही होती है। अगर उनको ब्लड नहीं लगेगा तो उनकी ज़िंदगी जो है वो मुश्किल में आ सकती है, स्टेक पर आ सकती है। खून देना, खून का अतिया करना, ये कितना ज़रूरी अमल है, ये शायद हम अपनी ज़िंदगियों में जानते भी नहीं हैं डॉक्टर साहब। तो मैं ज़रूर आपसे चाहूँगी कि ये एक ऐसी चीज़ है जो एक जिस्म से दूसरे जिस्म में ट्रांसफ़र की जा सकती है, इससे बनाया नहीं जा सकता। लेकिन पहला सवाल ये आता है कि अगर मैं खून डोनेट करूं तो क्या मेरे अंदर किसी तरह की तब्दीली, कोई कमज़ोरी मुझे मेरे अंदर पैदा हो जाएगी? क्या इस तरह का कोई प्रॉब्लम होगा? देखें, एक फैंटेसी है, आपने उसका जिक्र सुना होगा, स्पाइडरमैन को सुना होगा। मकड़ी के काटने से कोई स्पाइडरमैन तो शायद नहीं बन सकता, पॉसिबल नहीं है, फैंटेसी है। लेकिन एक ब्लड बैग की नीडल लगाने से और थोड़ा सा टाइम देने से मैं सुपर हीरो ज़रूर बन सकता हूँ। ओके। और इस तरीके से मैं थोड़ा सा अपना खून गिफ्ट करने से, डोनेट करने से मैं 3 लोगों की ज़िंदगी बचाऊंगा। एक बार ब्लड डोनेट करूंगी तो 3 लोगों की ज़िंदगी आप ज़िंदगी बचाएंगे। वो कैसे? नंबर 1, उससे बढ़ के सेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड सेंस ऑफ जॉय आपको मिलेगा। खुशी होगी कि आप एक अमल से थोड़ा सा आपने टाइम दे दिया, नॉट मोर देन 15-20 मिनट्स, ठीक है। और ब्लड भी मैं आपका ज़्यादा नहीं लूँगा, 400 ml 450 ml ब्लड में आपका लूँगा। उससे आप 3 लोगों की ज़िंदगी बचाएंगी। जो ब्लड होते हैं ना, हम उस ब्लड से मुख्तलिफ कंपोनेंट बनाते हैं। पैक्ड सेल बनाते हैं, हम उससे FFP फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा बनाते हैं, हम उससे प्लेटलेट बनाते हैं। और हर पेशेंट को अलग नीड होती है। जो गायनी के पेशेंट्स होते हैं जिनमें खून की रेड सेल की कमी है, ठीक है, अभी ये थोड़ा एडवांस हो गया है। अब हम होल ब्लड किसी को नहीं देते। जो नीड, जिस चीज़ की नीड है ना, आप वो चीज़ उसमें जो डेफिशिएंसी है, आप रेड ब्लड सेल कंपनसेट कर दें। प्लेटलेट डेफिशिएंसी तो आप प्लेटलेट कर दें। लिकोसाइट्स की है तो आप लिकोसाइट्स कर दें। बिलावजा गैर तौर पर पूरा ब्लड लगा देने से उसको फ़ायदा नहीं होगा, वॉल्यूम ओवरलोड में भी जा सकता है, ठीक है। तो आपने 3 कंपोनेंट बना दिए। जिसको प्रेशर चाहिए उस पेशेंट को प्रेशर चला गया,
जिसको प्लेटलेट की डिफिशियंसी लाइक जैसे आजकल डेंगू बहुत चल रहा है, मलेरिया में बहुत लो हो जाता है, वो वहाँ चला गया। किसी को लिकोसाइट से, किसी को जिगर के प्रॉब्लम्स हैं तो आपने FFP उसको दे दिया। तो इससे आपके एक ब्लड देने से 3 पेशेंट्स आपके शिफायाब हो गए। मतलब आप कह रहे हैं 400 ml अगर आप एक बॉडी से निकालते हैं तो उससे आप 3 लोगों की मदद कर रहे होते हैं। और हो सकता है कि किसी की ज़िंदगी इतनी मुश्किल में हो कि आप लड़ रहे हों, ज़िंदगी से जीतने की जंग लड़ रहे हों, और उसमें जो है वो आपका ब्लड उस शख्स के जिस्म में जाए और उसे ज़िंदगी मिल जाए और आपको पता भी नहीं होता। हो सकता है कोई आपका अपना प्यारा ही हो, और मुझे तो ऐसा लगता है शायद कभी कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता होगा, वो मुश्किल में आते होंगे तो उनका ब्लड कहीं से उन्हीं के जिस्म में भी वापस आ जाता होगा। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, बट द पॉइंट इज़ कि हम ये समझें कि ये मुश्किल मुझ पर भी आ सकती है, मेरे किसी प्यारे पे भी आ सकती है। ये थॉट अगर हम डेवलप कर लें तो शायद ब्लड डोनेशन जो है वो हम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आप बता रहे थे कि आपने कैंप भी लगाए, लेकिन लोग जो है अभी तक आना शुरू नहीं हुए। आ जाएंगे, वो ज़्यादा कुछ बिजी होते हैं काम में। हाँ। तो होपफुली इंशाल्लाह 10 साढ़े 10 तक हमारे पास स्टूडेंट्स भी हैं, हमने उनको मोटिवेट किया हुआ है, तो वो आ जाएंगे। ज़्यादा पता एक थोड़ा सा इसमें एलिमेंट फियर का भी होता है, थोड़ा जिसको हम लोग कहते हैं फियर है, हीमोफोबिया, उसको हम लोग वर्ड देते हैं। वो फियर कुछ भी नहीं होता, वो उनको नीडल का फियर होता है बेसिकली, कि नीडल बहुत मोटी होती है, मुझे लग जाएगी तो मुझे कोई हेमाटोमा या कोई मुझे कुछ ना हो जाए, मेरा खून चला जाएगा तो मुझे कमजोरी ना हो जाए या मुझे कोई बीमारी, जब ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे मिसकॉन्सेप्ट्स हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि हेल्दी मेल को एटलीस्ट 4 टाइम्स ब्लड देना ही चाहिए, एंड साल में एवरी 3 मंथ्स कह रहे हैं आप, और एवरी 3 मंथ दे दें मेल, और 4 महीने बाद 3 टाइम्स फीमेल दे सकती है, बल्कि देना चाहिए उनको। उसके फायदे बहुत हैं उसके। अच्छा, फायदे क्या है? नंबर 1 पहला फायदा ये है तो आपका एक तो आपको ये सेंस ऑफ जॉय आपको मिलेगा, खुशी होगी, आपकी जैसे सदका जारी हो गया। नंबर 2, जब हम ब्लड देने जाते हैं ना तो उसका हमारा पूरा बाकायदा रेगुलर चेकअप होता है। अगर ये चेकअप आप कहीं बाहर से कराएंगे ना तो कॉस्ट वेरी हाई, बहुत ज़्यादा होगी। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा बॉडी, आपका हमारा टेम्परेचर, हमारा ब्लड प्रेशर, एवरीथिंग हमारा चेकअप हो रहा होता है, मेडिकल चेकअप हमारा होता है। उसके बाद जो कैंप्स लगे होते हैं, मैंने देखा भी, वो एक बेड लगाकर वहाँ पर बैठे हुए होते हैं, लोग आते हैं, और आई थिंक क्या होता होगा, ब्लड प्रेशर चेक करते होंगे या ज़्यादा से ज़्यादा आपकी शुगर चेक कर लेते होंगे, इससे ज़्यादा तो कोई नहीं। ब्लड प्रेशर देखिए, उसके पूरी SOPs हैं, प्रोटोकॉल है। अच्छा। उसमें हम लोग ने उसका वेट देखना होता है, एक पूरा उसका सिनेरियो है, क्वेश्चनियर है बहुत बड़ा। जब तक कि वो पूरा क्वेश्चनियर फॉलो नहीं होता है, हम पेशेंट को दोनों को ब्लीड नहीं करते। इससे ऐसा ना हो कि आपके पास वो मरीज हो, ये भी मरीज आ जाए। तो हम हमने उसकी एज, उसकी हाइट, उसका ऑक्यूपेशन, उसका वेट, उसका ब्लड प्रेशर, और उसके पूरा क्वेश्चनियर है, तो उसको कोई डिजीज तो नहीं है, इस सारे चेक करके फिर हम उसको हम लोग ब्लीड करा लेते हैं। अच्छा, ये आपने कुछ जो सवाल बताए हैं, इन पे अगर मैं बात करूं, वेट की अगर मैं बात करूं, कुछ लोग अंडर वेट होते होंगे तो आप उनका ब्लड नहीं लेते। ख़वातीन के लिए कितना है कि आप इस एज में या इतने वेट है अगर आपका तो आप ब्लड दे सकती हैं, और मर्दों के लिए कितना है? ख़वातीन के साथ हम कुछ क्वेश्चन हम लोग उनके रखते हैं, जैसे अगर वो प्रेगनेंट है तो हम उनका नहीं लेते हैं, अगर वो मदर फीड या ब्रेस्ट फीड है तो हम उनका ब्लड नहीं लेते, कि वो सही नहीं होता, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी अगर वो हेल्दी है तो 16 साल से लेके 50 साल तक की जो एज है उसमें वो ब्लड दे सकते हैं, नॉट ड्यूरिंग पीरियड्स या कोई ऐसा जो उनके जो। बाकी मेल के लिए कोई इशू नहीं है, वो 16 साल से लेके 50 साल तक का है वो ब्लड दे सकता है। राइट, 110 1 in 10 पाउंड का है तो वो भी ब्लड आराम से दे सकता है। अच्छा, जब एक शख्स अपने जिस्म से ब्लड जो डोनेट के लिए इस ख्वाहिश के साथ जो है, जब आप कहते हैं कि ब्लड देता है, तो क्या उसके बाद जो उसके जिस्म में ब्लड बनने का अमल है वो वैसे ही बेशक जारी रहता होगा और आपके अंदर फिर फ्रेश ब्लड बनता होगा? ये जो हम अक्सर सुनते हैं फ्रेश ब्लड बन रहा है, स्किन भी अच्छी हो रही है, बाल भी अच्छी हो रही है, तो क्या ये मैकेनिज्म भी हेल्प करता है? डेफिनेटली, जब हम ब्लड दे रहे होते हैं ना तो बॉडी में से एकदम से 450 या 450 ml ब्लड निकल जाता है। ठीक है। होता पेशेंट को कुछ भी नहीं है। एक हेल्दी बॉडी के अंदर, पर्सन के अंदर 5 to 6 लीटर ब्लड एवरी टाइम होता है, 5 से 6 लीटर ब्लड मौजूद होता है। तो 450 ml ब्लड अगर उसमें निकल जाएगा तो पेशेंट को कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके पेशेंट को लॉन्ग टर्म फायदे बहुत होते हैं। एक तो ये कि ऐसे पेशेंट जो रेगुलर डोनर्स होते हैं, अमेरिकन जर्नल ऑफ एपिडेमोलॉजी में ये बहुत बाकायदा स्टैटिस्टिक्स है कि उनके अंदर 88% कम चांसेस होते हैं दूसरे मुकाबले में जो नॉन डोनर होते हैं, उनके हार्ट के पेशेंट वो नहीं होते हैं, उनको स्ट्रोक नहीं होता, तो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है। और ऐसे पेशेंट्स के अंदर कैंसर के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं जो कि रेगुलर डोनर होते हैं। अच्छा, कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो जिन्होंने ज़िंदगी में शायद कभी
कभी ब्लड नहीं दिया होगा। सो डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं कि साल में मर्दों के लिए 4 मरतबा और ख़वातीन के लिए है कि वो 3 मरतबा जो है वो ब्लड दे सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसी नेकी है जिसके करने के लिए कोई पैसा खर्च नहीं होता और कोई आपको बहुत ज़्यादा किसी कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं। आप किसी अच्छे हॉस्पिटल जाएँ, कैंप्स लगे होते हैं, आप वहाँ जाएँ, क्योंकि स्पेशली मैं अगर यहाँ पे थैलेसीमिया पेशेंट्स की बात करूँ या इवन जो लोग डायलिसिस पर होते हैं उनको भी एक सर्टन लेवल पर आकर जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ रही होती है। तो दूसरों की ज़िंदगी बनाने में अपना किरदार हम अदा करें तो शायद अल्लाह हमारे लिए भी ज़िंदगी में बेहतरी करे। डॉक्टर साहब जिस तरह खून के हवाले से बात की, कुछ बीमारियाँ होती हैं जो खून से आपको लग जाती हैं, जिस तरह हम अगर बात करें एड्स की बीमारी है या और इस तरह की मुख्तलिफ बीमारियां हैं, तो ये बीमारियां कौन सी हैं कुछ जो खून के ज़रिए आपके जिस्म में आ जाती हैं? देखिए इसमें बेसिकली इसमें जो है ना वो वायरसेस होते हैं, लाइक हेपेटाइटिस बी वायरस है, हाँ। और हेपेटाइटिस सी वायरस है, सिफिलिस वगैरह हैं, ये मलेरिया है, ये ब्लड बॉर्न है, ये ब्लड से ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो ऐसे जितने भी डोनर्स होते हैं हम उनको बाकायदा स्क्रीन कर रहे होते हैं, इन तमाम बीमारियों से हम उनके ब्लड को स्क्रीन कर रहे होते हैं। और इसका फ़ायदा उन पेशेंट डोनर का भी होता है कि उनको एक स्क्रीन ब्लड उन्हें पता चल जाता है कि मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है, और ये भी पता चल जाता है कि मेरे अंदर कोई बीमारी है। अगर आपको पता चल जाए कि मेरे अंदर बीमारी है या कोई वायरस है इंटेंशनली, तो फिर आप उसकी ट्रीटमेंट जल्दी कर लोगे। अगर आप इंतजार बैठे हैं वो बीमारी जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाए, फैल जाए। जो ब्लड का स्क्रीनिंग का प्रोसेस है ये पिछले कितने सालों में शुरू हुआ होगा? कितना पुराना होगा ये हाफ सेंचुरी होगा। तो इससे लेकिन ब्लड देने का अमल तो शायद उससे भी पहले का होगा ना, तो फिर जो ब्लड दे दिया जाता होगा उसमें आप ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि अगले शख्स में क्या बीमारी मौजूद है, वो खून के ज़रिए दूसरे में ट्रांसफ़र होगी। अब हमने इतनी तरक्की कर ली है कि हर चीज़ बड़ी सेफ़ हो गई है। मैं भी प्रोग्राम से पहले भी बात करी थी कि रिस्क ज़िंदगी में आपको लेना पड़ता है। आप बहुत फ्लाई भी करते हैं, आप जहाज़ में सफ़र करते हैं, अल्लाह खैर रखे, लेकिन कुछ प्लेन ऐसे होते हैं जो क्रैश हो जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम सफ़र करना छोड़ देते हैं। गाड़ी में आप निकलते हैं, सड़कों पर लोगों के एक्सीडेंट्स भी होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप घर में बैठ जाएंगे और काम पर नहीं जाएंगे। तो थोड़ा नहीं बल्कि सारी बात ही फेथ की है। जब आप बिलीव करते हैं, फेथ करते हैं, तो फिर चीज़ें जो हैं वो तब्दील होने लग जाती हैं। डॉक्टर साहब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आपने बात की, आपने कहा एक आपने बहुत अच्छी बात की कि आप स्ट्रोक से बच सकते हैं, और जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल हाई है क्या वो ब्लड देना शुरू कर दें? डेफिनेटली ऐसे ये भी स्टडी है हमारे पास है कि जो रेगुलर डोनर्स होते हैं कि उनका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है ना कंपेरेटिवली नॉन डोनर से कम होता है। और क्योंकि आपको स्ट्रोक है या जो हार्ट अटैक्स हैं, उसके हार्ट अटैक्स वगैरह जो भी उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का बहुत बड़ा रोल है। तो जब ये लेवल बॉडी के अंदर कम होता है तो ऐसे पेशेंट्स को स्ट्रोक्स और हार्ट की डिजीज़ ये मिनिमाइज हो जाती हैं, कम हो जाती हैं कंपेरेटिवली टू नॉन डोनर्स। और जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि वो ऐसे पेशेंट्स के अंदर कैंसर के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं। अच्छा, तो ये अगर मैं इस तरफ आऊँ और मैं आपसे जानूँ कि जो खून की बीमारियां हैं वो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो खून में ख़राबी की वजह से जिस्म में हो जाती है? उसको बेसिकली हम लोग जो है वो डिपेंड कर सकते हैं ल्यूकेमियास के ऊपर एंड लिम्फोमास के ऊपर, जिसमें जो वाइट सेल्स हमारे होते हैं ल्यूकोसाइट्स, उनके अंदर ट्यूमरस कंडीशन डेवलप हो जाती है, मैलिग्नेंसी जिसको हम लोग कहते हैं। इसमें उसकी फिर अलग क्लासिफिकेशन है, वो माइलॉइड लीनेज पे चले जाते हैं, कुछ लिम्फॉइड लीनेज पे चले जाते हैं, उनको हम लीकेमियास का उनको नाम देते हैं। लो ब्लड बॉर्न होते हैं, फिर वो मल्टीपल माइलोमास, मुख्तलिफ लिम्फोमास आ जाते हैं इसके अंदर। राइट। अच्छा, जिस तरह डॉक्टर साहब कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें खून बनने का अमल कम हो जाता है, स्लो हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। जिस तरह हम अगर थैलेसीमिया की पेशेंट की बात करते हैं, उनके साथ ये बहुत प्रॉब्लम होता है। जो पेशेंट डायलिसिस पर होते हैं, क्योंकि बार बार उनका डायलिसिस हो रहा होता है, तो एक लेवल पर आकर उनके जिस्म में खून की कमी होने लग जाती है, फिर उनको ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत पड़ती है, फिर उनको ब्लड जो है वो दिया जाता है। तो डॉक्टर साहब ये जो मसाइल हैं, ये होता क्या है मसला कि जिस्म में खून बनने का अमल कम हो गया या ख़त्म हो गया? देखिए खून जो है ना वो हमारे बोन में गोदे के अंदर बनते जो लॉन्ग बोन्स हैं उनके अंदर ये ब्लड की फॉर्मेशन हो रही होती है। अगर उस फैक्ट्री के अंदर कोई मसला हो जाए, चाहे वो न्यूट्रिशनल हो या उसके अंदर कोई इन्फिल्ट्रेशन हो जाए या कोई रेडिएशन हो जाए, या वो सेल्स जो कि हमारे खून बना रहे होते हैं बोन के अंदर, उन सेल्स के अंदर कोई मैनिपुलेशन हो जाए वायरस की वजह से, कोई लीकीमिया या कोई रेडिएशन की वजह से या इवन न्यूट्रिशन की वजह से, तो ब्लड की पोटेंशियल वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। ओके, राइट जनाब।
कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही खौफ आने लगता है और ऐसा लगता है कि बस ज़िंदगी का चिराग बुझ रहा है। लेकिन जब हम ब्लड कैंसर की बात करते हैं तो कहते हैं कि इसका ट्रीटमेंट बहुत ही मुश्किल है। तो मैं इस पर भी बात करूंगी कि आया ब्लड कैंसर की वजह क्या बनती है और अगर खुदा ना खास्ता जो है अगर ऐसा हो जाए तो फिर आपको क्या करना है। और एक बार फिर से बात होगी ब्लड डोनेशन की, क्योंकि आज का मेनली मकसद यही है कि हम डोनेट करें ताकि दूसरों की ज़िंदगी को बचाया जा सके। आफ्टर दिस ब्रेक मेरे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर सलमान ज़फ़र हमारे साथ मौजूद हैं, जो हेमाटोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट हैं। इनसे हम बात कर रहे हैं आज खून की बीमारियों के हवाले से। और उससे बढ़कर जो है वो आज मेरी ख्वाहिश यही है कि जितने लोग देखने वाले हैं वो इस बात को समझें कि खून देना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि हम खून का अतिया करें ताकि दूसरों की ज़िंदगी बचाई जा सके, उनको ज़िंदगी दी जा सके। और ये सिर्फ़ एक बार का अमल नहीं है, ये सदका जारिया है जो मेरे और आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी हमारे लिए जो है वो बाइसे सवाब बनता रहेगा, क्योंकि हम जो अमल कर रहे हैं वो हमारे सामने है और हम जानते हैं कि हम क्या करते हैं। तो अगर इसी ज़िंदगी में थोड़ा सा वक्त निकाल के आप ब्लड डोनेट करें तो आई थिंक आपके दिल को भी खुशी मिलेगी। जो डॉक्टर साहब ने मेन पॉइंट उठाया कि यू फील गुड, आपको ऐसा लगेगा हाँ मैंने किसी ज़िम्मेदारी का एहसास किया है। हम कमाते हैं अपनी इमीडिएट फैमिली के लिए या बहुत हुआ रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को खुशी देने के लिए, लेकिन ये एक ऐसी खुशी है जो किसी एक अनजान बंदे को आप ज़िंदगी देकर दे रहे हैं जिससे आपको कोई मफाद ही नहीं। तो सोचें बग़ैर मफाद के जो इंसान नेकी करे उसका कितना अजर होगा। और ये नेकी करना बहुत आसान है, सिर्फ आपने इसके लिए अपना ब्लड देना है, ब्लड डोनेट करना है और आप एक बेहतर ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं ब्लड डोनेट करने के बाद। ये मैं नहीं कह रही, ये भी डॉक्टर साहब ने यहाँ पे कहा। डॉक्टर साहब ये मुझे बताइए कितना टाइम लगता है ब्लड डोनेट करने जब कोई शख्स आता है? तो देखिए बहुत हुआ तो नॉट मोर देन 15-20 मिनट्स उसके अंदर पूरा हम लोग ब्लड जो है वो ब्लीड करा लेते हैं पेशेंट को। सिर्फ 20 मिनट्स की बात होती है। उस 20 मिनट्स की सेक्रीफाइस करने के बाद आप जो हासिल करते हैं ना वो पेशेंट की लाइफ आप पेशेंट की सेव कर देते हैं। जस्ट गिविंग योर 20 मिनट्स। तो 20 मिनट से ज़्यादा का प्रोसेस नहीं है। उसके अंदर हम डोनर को पूरा ब्लीड करा लेते हैं। ओके राइट जनाब, तो ये है तरीक़ेकार। और इस पर जिस तरह डॉक्टर साहब बात करें, डॉक्टर साहब अभी हम बात कर रहे थे खून की बीमारियों की। कैंसर मुख्तलिफ़ तरह के कैंसर्स होते हैं, लेकिन अगर मैं ब्लड कैंसर की बात करूँ तो इसकी वजह क्या बनती है कि आपके जिस्म में ब्लड कैंसर हो गया? ब्लड तो आपकी पूरी बॉडी में जो है वो सर्कुलेट कर रहा होता है, तो फिर क्या ये कैंसर पूरी बॉडी में फैल जाता है? डेफिनेटली देखिए इसमें जो ब्लड है ना वो बोन मैरो के अंदर बन रहा होता है। अच्छा। और बोन मैरो के अंदर जो हमारे नोमोब्लास्ट और मुख्तलिफ सेल्स होते हैं जिसको हम लोग फादर सेल्स कहते हैं, वो अगर उनके अंदर कोई जेनेटिक एरर आ जाए या कोई मैनिपुलेशन हो जाए ड्यू टू एनी वायरस या ड्यू टू एनी रेडिएशन, तो फिर वो वहाँ से उनकी ओवर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है बोन मैरो के अंदर। और इतनी ओवर प्रोडक्शन होती है कि देन स्पिल होकर फिर वो जनरल ब्लड के अंदर आ जाते हैं। वो सेल कभी भी ब्लड के अंदर नहीं आ सकते। अगर वो फादर सेल्स वहाँ से निकल के बोन मैरो से निकल के ओवर प्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा हो जाए और वो जनरल ब्लड के सर्कुलेशन में आ जाएंगे, तो फिर वो ब्लड की जो है ना वो ठीक कर देंगे, उसकी फ्लो रुक जाएगा और वहाँ उनकी स्टिकनेस होने लगती है उनकी। ठीक है, तो ये इसकी वजह से पूरे जिस्म में जो है फिर ये फैलने लग जाता है। अगर एक ऑर्गन है आपको अल्लाह ना करे उसमें आपको कैंसर डायग्नोस हो जाता है तो बायोप्सी की जाती है, टेस्ट किया जाता है, उसके बाद सर्जरीज़ की जाती हैं। अब डिपेंड्स कि कौन सी स्टेज पर आकर वो डायग्नोस हुआ है, क्योंकि हम टेस्ट करने के तो रवादार हैं ही नहीं, हम टेस्ट कराते ही नहीं हैं। हम महंगे होटल्स में खाना खा लेंगे, हम ब्रांडेड कपड़े ले लेंगे, लेकिन जब टेस्ट की बात आती है तो हम कहते हैं ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, ये बहुत टेस्ट कराता है, तो इसके पास नहीं जाना। उसके पास जाओ जो बस जाते ही आपको दवा लिख दे। तो उन कैंसर्स का तो इलाज चले सर्जरीज़ के थ्रू हो जाता है, लेकिन ये ब्लड कैंसर जो पूरी बॉडी में आपके सर्कुलेट कर रहा है ब्लड के ज़रिए, इसका फिर ट्रीटमेंट क्या होता है डॉक्टर साहब? इससे ट्रीटमेंट जो है ना वो कीमोथेरेपी, इसका वर्ड यूज़ होता है। कीमोथेरेपी ड्रग्स हैं जो कि उन सेल को बर्न करती हैं, लेमन लैंग्वेज बता, वो उन ब्लास्ट सेल्स को बर्न कर देती हैं, जला देती हैं।
उसको हम लोग कीमोथेरेपी कहते हैं, वो ड्रग्स हैं बाय इन्फ्यूजन बाय ऑयल हम पेशेंट को देते हैं, और वो उस पॉपुलेशन को जो एबनॉर्मल सेलुलर सर्कुलेशन में आए हुए हैं उनको वो बर्न कर रही होती है, जला रही होती है। अच्छा, कीमोथेरेपी के लिए नॉर्मली लोग जो है वो दूसरे ममालिक में जाते हैं, पाकिस्तान से बाहर। पाकिस्तान में भी बेहतर तरीके से पाकिस्तान में भी बिल्कुल अवेलेबल है। राइट, आप शौकत खाना में शौकत मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स हैं चले जाएँ, आप हमारे हेमेटोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिकल हेमेटोलॉजिस्ट हैं, दे आर वेरी गुड, अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। पेशेंट, मैं नहीं समझता कि इस काम के लिए पेशेंट को कहीं अब्रॉड जाना चाहिए। नहीं, लेकिन लोग जाते हैं ज़्यादा, मेनली मैंने यही सुना है कि इस हवाले से लोग। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मैं पाकिस्तान में पूछूं कितने परसेंटेज ऐसी है ब्लड कैंसर के पेशेंट के जो सर्वाइव कर जाते हैं? डिपेंड करता है, जो चाइल्डहुड ल्यूकीमियाज हैं वो पेशेंट सर्वाइव, बच्चे सर्वाइव हो जाते हैं, लेकिन जो एडल्ट हैं, जो एडल्ट ल्यूकीमियाज हैं या लिम्फोमाज हैं, तो वो मेजॉरिटी पेशेंट जो है ना, वो मेजॉरिटी पेशेंट 80-70% जो है ना वो एक्सपायर हो जाते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इतना जानलेवा साबित हो सकता है। अच्छा, ये तो एक ऐसी चीज़ है कि अगर मैं सोचूं तो मैं ये सोचूंगी कि अपने जिस्म में इस ब्लड, अगर खुदा ना खास्ता किसी की शख्स की बॉडी में ये ब्लड कैंसर अगर हो जाए तो मुझे महसूस कैसे होगा, या कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे मैं एहतियात करूं और मुझे ये प्रॉब्लम ना हो कि मेरे जिस्म में ब्लड कैंसर या कैंसर जैसी कोई जो मर्ज़ है वो ना पैदा हो। तो उसके लिए कुछ एहतियात भी की जा सकती है? एहतियात तो ये कि आप जो है अपनी अच्छी डाइट लें, और सबसे बड़ी एहतियात ये कि हम अपना रेगुलर चेकअप करवाते रहें। एवरी 40 ईयर्स के बाद, एट दी एज ऑफ 40, हमें बहुत सारे मेडिकल मेजर्स ले लेने चाहिए, स्पेशली फीमेल्स एंड मेल्स जो भी हैं, हमें अपना रेगुलर ब्लड चेकअप जरूर करवाना चाहिए। इसलिए कि ये डिजीज़ जो है ना, ये साइलेंट डिजीज़ है, ये पता नहीं चलेगी कि ये किस वक्त स्टार्ट हो गई, वी डोंट नो। ये सब उस वक्त हम जब उसके सिम्टम्स आने लगते हैं, लाइक वीकनेस हो रही है, लिथार्जी हो रही है, एक्सर्शन हो रही है हमें, तो तब इन्फेक्शन हो रहा है, वो कंट्रोल नहीं हो रहा सांस, तो तब हम जो है ना वो अवेयर्स होती है, लेकिन उस वक्त तक इतनी बात आगे निकल चुकी है कि फिर वो अनकंट्रोलेबल, अनमेजरेबल हो चुकी है। क्या होते हैं? कोई वीकनेस है, इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो रहा, मुख्तलिफ है, सांस फूलना, वीकनेस हो रहा है, लिथार्जी हो रही है, डिस्पनिया हो रहा है, मेनली इन्फेक्शन हो रहा है, चोट लग गई तो वो कंट्रोल नहीं हो रहा। ये सारी अलामत है जो हमें ये कहती हैं कि फिर उन्हीं बेस पे डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है। जब वो उसका CBC कराता है तो पता चलता है कि उसके अंदर से TLC काउंट जो कि 11,000 तक हो, वो मिलियंस में पहुंची हुई है। ओके, अच्छा, जी राइट, ये प्रॉब्लम है। अच्छा, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि आई डोंट नो, अब वो अपने फिजिशियन के सजेशन पर या ख़ुद भी, तो हम लोग आधे डॉक्टर बन गए हैं ना, तो हम लोग ब्लड थिनिंग के लिए मुख्तलिफ मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग जो है वो आपको ओवर द काउंटर मिल जाती हैं वो चीज़ें, और आप खून को पतला करने के लिए अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है, और फिर अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो फिर विटामिन K दिया जाता है कि खून को थोड़ा सा वो थिक किया जा सके। तो ये देखिए, ये बड़ी आम सी चीज़ें जो लोग आम तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि आप विटामिन K खा लें या आप जो है वो ब्लड थिनर का इस्तेमाल कर लें। डॉक्टर साहब, क्या एक आम इंसान अपनी मर्ज़ी से इनका इस्तेमाल कर सकता है और इन्हें बंद कर सकता है? बिल्कुल नहीं, ये बड़ा गलत प्रैक्टिस है, रॉन्ग प्रैक्टिस है। पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली हमारे यहाँ सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा है, और हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो कंसल्टेंट होता है वो हमारा फार्मेसी में जो दुकान पर खड़ा हुआ है ना डॉक्टर बंदा, जो कि नॉन मेडिक से कुछ भी नहीं पता उसको, वो हम लोग उसके पास जाते हैं, उसके ट्रस्ट होता है, मिस्टर से बेसिकली कहेंगे, वो जाके मुझे ये मसला है वो निकाल के आपको दे देगा कि विटामिन K खा लो, ये खा लो, वो खा लो। लेकिन दवा, पहली बात तो कि दवा लीक हो जाए, सब नंबर 1। ऐसे हम ऐसी नौबत क्यों आने दें कि मुझे दवा की ज़रूरत पड़े, और अगर मुझे ज़रूरत पड़ रही है तो मैं किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाऊँ, जो कोई PMTC से रजिस्टर्ड रिकगनाइज डॉक्टर है, हम उसके पास जाऊँ। और उसके बाद अगर ज़ाहिर बात है जो दवा होती है ना उसकी एक डोज होती है, अब हो सकता है कि जो मैं अंडर डोज ले लूँ, दवा खाए जा रहा हूँ, मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे असल डोज पता ही नहीं है उसकी, अंडर डोज जा रहा हूँ, या समटाइम जो मुझे पता ही नहीं, मैंने ओवर डोज कर दिया उसको, तो वो फ़ायदा होने का नुकसान हो गया। तो ये सेल्फ मेडिकेशन जब तक हमारे ख़त्म नहीं होगी ना। अच्छा, ये ब्लड थिनर्स वैसे क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? Sorry? ये ब्लड जो थिनर्स, ये जो खून को पतला करने के लिए अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है, ये लिकेमिक स्टेट होती है ब्लड के अंदर। वही बातें, अगर ओवर प्रोडक्शन हो जाए ना किसी चीज़ की, सेल की, जैसे इसमें कंपोनेंट में बताया था रेड सेल कंपोनेंट है, अगर रेड सेल कंपोनेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लड बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि ब्लड को फ्लो करने ना वेन्स के अंदर, और वो बहुत माइन्यूट वेस्कुलेचर्स हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन हो जाए किसी भी सेल की, तो फिर वो ब्लड जो है ना वो गाढ़ा हो जाएगा। उसमें सेलुलर में एक प्लाज्मा कंपोनेंट होता है और एक सेलुलर कंपोनेंट होता है। किसी भी सेल का अगर ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी तो उसकी मेजोरिटी हो जाएगी, तो ब्लड को वो गाढ़ा कर देगा। तो फिर उसको रोक करने के लिए हमें ऐसे मेडिकेशन होती हैं। लेकिन ये आपका डॉक्टर आपको अंडर ऑब्जर्वेशन देता है कि कितने दिन इसको इवन पहले प्रैक्टिस थी, अभी भी है, आपने वो हजामा का नाम सुना होगा, चल रही है, और फिर भी उसको बेसिकली फ्लेबोटमी कपिंग कहते हैं। तो उसे कि हम थोड़ा सा ब्लड उसका
वेस्ट कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो कंपनसेट हो जाते हैं। अच्छा, ये बड़ी आपने जो है वो ज़बरदस्त चीज़ को इसमें जो है वो जोड़ा है कि हिजामा एक ऐसी चीज़ है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, और सुन्नत पॉइंट कहा जाता है जो आपकी बैकबोन पर होता है कि आप वहाँ पर जो है आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी आप सुन्नत पॉइंट जो है वो आप लगवा सकते हैं, वहाँ पे कप लगवा सकते हैं। उससे जो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स होते हैं वो निकल जाते हैं एंड यू फील गुड, हेल्दी। आपको ख़ास तौर पे खून के अमराज जो हैं वो लाहक नहीं होते। तो डॉक्टर साहब, आप लोग एज अ, मैं जो, क्योंकि मेडिसिन बहुत सारी चीज़ों को जो है वो उनसे इनकार भी कर रही होती है, लेकिन जहाँ सुन्नत की बात आ जाए वहाँ पर फिर साइंस पीछे आ जाती है और सुन्नत पहले आ जाती है। तो डॉक्टर साहब, आप लोग सजेस्ट करते हैं अपने पेशेंट्स को कि आप जाएं जाके हिजामा करा लें? देखिए, डिपेंड करता है ये पर्सन की डिजीज़ के ऊपर, ठीक है। और इसकी हिजामा की या फिलबॉटमिस की जो जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है। ये लगभग 2500 बिफोर क्राइस्ट, 200,000 500 बिफोर क्राइस्ट इजिप्ट के अंदर ये स्टार्ट हुआ था कि वो थोड़ा सा कट मार के पेशेंट का ब्लड लॉस करते रहते। तो मैं ख्याल से अगर ऐसी उसमें ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और बहुत से टॉक्सिक जो है ना वो स्पेसिफिकली आयरन जो है वो बॉडी से निकल जाता है। आयरन बॉडी में जब भी एक्सेस होगा ना, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कैंसर वगैरह सारे। तो हजामा नॉट बैड, उसको कर लेना चाहिए, लेकिन मेडिकल हम लोग जो है ना उसको ज़्यादा इसको वो आप लोग वो नहीं करते, लेकिन यहाँ फिर वो बात आ गई घूम फिर के कि बिलीफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बिलीफ की। हाँ, लेकिन हाँ, डॉक्टर साहब ने अगर जिक्र किया तो कहीं ना कहीं जो है वो ये तमाम चीज़ें हैं और कुछ लोग करवाते भी हैं और उनको उससे जो है वो फ़ायदा भी पहुँचता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो जिस तरह हम अभी ब्लड की बात कर रहे थे, मैं अभी आपसे ब्रेक में भी डिस्कस करी थी कि अगर कहते ये कि अगर आपकी बॉडी में जो ब्लड है वो प्योरीफाई नहीं है तो आपको एक्ने भी, स्किन के मसाइल भी बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं। तो मुख्तलिफ़ तरह के सिरप्स, मेडिसिन आती हैं ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए, वो भी आपको इजीली मिल जाती हैं। कुछ नाम तो इतने मशहूर हैं कि वो सब जानते होंगे कि खून को साफ़ करने के लिए कौन कौन सी दवाएं या सिरप्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो डॉक्टर साहब, डू यू थिंक कि ये वो तमाम चीज़ें जो आपको इजीली मिल रही हैं वो खून को साफ़ करती हैं, या क्या कोई और तरीका है ब्लड प्योरीफाई करने का? देखिए, ये एक्ने जो की बात कर रही है, ब्लड है ना वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहे होते हैं, और ब्लड जो है ना वो हर चीज़ को लेकर सर्कुलेट कर रहा होता है। उसमें टॉक्सिन्स भी हैं और डिफरेंट मेटाबोलाइट्स भी हैं, वेस्ट वाटर्स भी हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाके बॉडी के ऊपर करने के, वो अगर उनकी एक्सेस जो है या एक्यूमुलेशन हो, रिएक्ट करती है बॉडी के ऊपर, उसका सिम्टम्स आ रहा है। तो ऐसे प्योरीफाइज हैं जो कि काम कर रहे होते हैं कि वो बॉडी के अंदर उन टॉक्सिन्स को, वेस्ट वाटर को डिटॉक्सिफाई कर रहे होते हैं और उनको डीमेटाबोलाइज कर रहे होते हैं, उनको निकाल रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ किडनी एंड यूरिन। तो ऐसे प्योरीफाइज हैं जो कि काम कर रहे होते हैं, बॉडी के अंदर करते हैं। अच्छा, अगर मैं मेडिसिन के अलावा आपसे पूछूं कि कौन कौन सी इस तरह की, अगर मैं फूड की बात करूं, ग़िज़ा की बात करूं या फ्रूट्स की बात करूं, इनमें भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके इस्तेमाल से आपका ब्लड प्योरीफाई रहता है, या पानी कितना हेल्पफुल साबित होता है कि आपका जिस्म, खून जो है वो नॉर्मल, क्योंकि उस पतला होना या गाढ़ा होना जो मसाइल होता है, क्या पानी भी इसमें फ़ायदेमंद? पानी उसका फ़ायदा ये होता है जितना ज़्यादा आप वाटर इनटेक करेंगे, एटलीस्ट जो है ना कहा जाता है, बल्कि करना चाहिए डेली जो है ना वो 8 ग्लास पानी बंदे को रेगुलर 24 आवर लेने चाहिए। जितना ज़्यादा पानी आप लेंगे उतना वो बॉडी के अंदर आपका सर्कुलेट करेगा, और जितना वेस्ट मटेरियल, जितना आपका यूरिनेशन होगी उतना ही ज़्यादा आपका जिस्म से वेस्ट मटेरियल जो है ना वो मेटाबोलाइट्स वो वॉश आउट हो जाएंगे, वो एक्यूमुलेट नहीं होंगे। ओके, तो राइट, तो आप ये कह रहे हैं कि पानी का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़रूरी है। कोई और ऐसी चीज़ जो आप ब्लड प्योरीफिकेशन के लिए बताएंगे? एप्पल्स, फ्रूट्स ले लें आप, एप्पल्स से नाशपाती वगैरह जो है ये ब्लड को प्योरीफाई कर रही होती हैं। राइट, तो इससे जो है वो आपका प्योरीफाई भी होता है ब्लड, और आपका हीमोग्लोबिन जो है वो भी आपको नॉर्मल रहता है। डॉक्टर साहब, कुछ बच्चे, अगर मैं छोटे बच्चों की बात करूं, बड़े वीक से होते हैं, बड़े कमज़ोर होते हैं, ग़िज़ा जो दो उनको ग़िज़ा भी नहीं लग रही होती, तो और नॉर्मली अगर आप उनको देखें आइज़ जो है वो बिल्कुल येलो हो रही होती हैं, पेल हो रही होती हैं, तो यही कहा जाता है कि इसमें खून की कमी है। विदाउट एनी टेस्ट वो चीज़ एक सामने आपको महसूस हो रही होती है कि इस शख्स में खून की कमी है, इस बच्चे में ये प्रॉब्लम है। अगर इतनी यंग एज में प्रॉब्लम हो बच्चों में, तो उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? देखिए, उसमें फिर हमें टेस्ट करने होते हैं। ठीक है, हो सकता है कि उसके अंदर जो डाइट होगी, नंबर 1 हमें डाइट देखना होगा, उसको डाइट उसको प्रॉपर मिल रही है नहीं मिल रही, नंबर 1। सेकंड हमें देखना होता है कि अगर उसको प्रॉपर डाइट मिल भी रही है, अल्दो वो एब्जॉर्ब भी हो रही है नहीं हो रही, ऐसा तो नहीं कि उसके इंटेस्टाइन के अंदर, स्टमक में कोई प्रॉब्लम है कि वो डाइट तो ठीक है लेकिन वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही। जब वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगी तो डेफिनेटली ब्लड के अंदर जो है वो डिप्लीशन होनी शुरू हो जाएगी। तो पीडियाट्रिशियन का रोल है कि वो इन दोनों चीज़ों को जरूर देखें कि वो कैसा नहीं कि वो डाइट एप्लीकेशन में जा रहा हो, कोई मालन्यूट्रिशन के अंदर जा रहा हो, प्रॉपर डाइट ना मिल रही हो उसको, बहुत सारे फैक्टर्स हमारे
सेकंड, अगर ऐसा कोई इशू नहीं है तो फिर वो देखे कि उसके अंदर कोई पैथोलॉजी तो नहीं है, एब्नॉर्मलिटी तो नहीं है इंटेस्टाइन के अंदर कि वो, या फिर तीसरा ये भी है कि ऐसा तो नहीं कि उसके लॉस हो रहा हो, खा तो सही रहा है लेकिन लॉस ज़्यादा है, स्टूल के अंदर कोई ऐसा ब्लड लॉस हो रहा है, कुछ मसला हो रहा है, जो मेटाबोलाइट्स हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस हो रहे हो। तो ये 3 फैक्टर्स को आपने अगर देख लिया तो फिर आप बच्चे को, क्योंकि आप देखें ना, एक बच्चा है जिसको आप सेम गज़ा दे रहे होते हैं, वो हेल्दी भी हो रहा होता है तमाम चीज़ें, दूसरा बच्चा जो है वो खा रहा होता है लेकिन उसके जिस्म पर उस चीज़ का जो है वो जाहिर नहीं हो रहा होता। डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द डाइट। तो आप डायट्रिशियन जो हैं उनको आप पीट्स को ज़रूर दिखाएं, वो डेफिनेटली आपको सजेस्ट करेंगे। और आज बहुत सारी बातें खून के हवाले से आज डॉक्टर साहब ने आपको बताई, और जाते जाते क्योंकि मैं इस सेगमेंट को वाइंड अप करने लगी हूँ तो मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगी आप सबसे कि ज़रूर आप ब्लड डोनेट कीजिए ताकि आप दूसरों को ज़िंदगी दे सकें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके आने का, आज आपने बड़ी ख़ास इन्फॉर्मेशन शेयर की। इंशाल्लाह दोबारा आपको ज़रूर ज़हमत देंगे। एक ब्रेक, और इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान।